वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 411 के लेक्चर नंबर 23 से लेकर 30 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले इसमें ये कि बैंकिंग जो है वो कॉम्बिनेशन होता है बिजनेसेस का, जिनको डिज़ाइन किया गया है ताकि डिलीवर किया जाए सर्विसेज। बैंकिंग के अंदर कई सारे बिजनेसेस आपस में मिल के वर्क करते हैं ताकि वो प्रोवाइड करें सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। जो बैलेंस शीट होती है कमर्शियल बैंक्स की, वो कुछ इस तरीके से होती है। उसका जो फार्मूला जो यूज़ किया जाता है वो ये होता है कि टोटल बैंक एसेट्स जो बराबर होता है टोटल बैंक की लाइबिलिटीज़ के, और जब उसमें ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं बैंक का कैपिटल भी। ये जो है बैलेंस शीट इस तरह बनाई जाती है। बैंक जो है वो फंड्स हासिल करते हैं इंडिविजुअल डिपॉजिटर्स से, जो लोग डिपॉजिट करवाने जाते हैं। आपका भी अगर अकाउंट है तो जो पैसा डलवाएंगे उसमें वहाँ से इनको जो है वो पैसा मिलता है। और बिजनेस से भी, यानी कि एक तो इंडिविजुअल डिपॉजिटर हैं जो लोग जा रहे हैं, और साथ में बिजनेसेस जो अपना पैसा डालते हैं बैंक अकाउंट्स के अंदर, और इसी के साथ साथ बोरोइंग भी करते हैं। ये दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये भी होता है, और फाइनेंशियल मार्केट्स के ज़रिए भी हासिल करते हैं फंड्स को। एसेट्स के अंदर जो है वो ज़ाहिर बात है यूजेस ऑफ फंड्स इसमें क्या क्या आते हैं। बहुत से जो बैंक एसेट्स हैं उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें कैश आइटम्स आए थे, रिजर्व आया था। कैश आइटम्स जो होता है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन का, वर्ल्ड में जो कैश पड़ा होता है वो। सिक्योरिटीज आती है, सेकेंडरी रिजर्व और लोन्स आ जाते हैं। लाइबिलिटीज़ जो होती है सोर्सेस ऑफ फंड, इसकी अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, चेकेबल डिपॉजिट है, नॉन ट्रांजेक्शन डिपॉजिट है, बोरोइंग है, डिस्काउंट लोन्स है, फेडरल फंड्स मार्केट भी आ जाती है। जो नेटवर्थ होती है बैंक की वो कहलाई जाती है बैंक कैपिटल, और ये जो है ऑनर्स स्टेक होता है बैंक के अंदर। कैपिटल जो है वो कुशन होता है जो कि बैंक का जो है वो होता है अगेंस्ट होता है एक सडन ड्रॉप के वैल्यू होना, वैल्यू के अंदर उनके एसेट्स या फिर जो अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल है लाइबिलिटीज़ का। क्रूशल रोल है एक्चुअली कैपिटल का एज अ बफर जो है लॉसेस के अगेंस्ट। जो एसेट डिवेल्यूशन है या फिर जो अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल है। बैंक रिस्क की अगर हम बात करते हैं बैंकिंग ज़ाहिर बात है रिस्की होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस जो वो हाईली लेवरेज हैं, और इस वजह से भी चूँकि जो वो करते हैं इस वजह से भी इनहेरेंट रिस्क होता है बैंकिंग के अंदर हाई लेवरेज की वजह से, और नेचर जो है बैंकिंग ऑपरेशंस की। वल्नरेबिलिटी होती है बैंक्स की फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस के लिए, सॉरी। लिक्विडिटी रिस्क की अगर हम बात करते हैं, लिक्विडिटी रिस्क जो है वो रिस्क होता है सडन डिमांड का फंड्स के लिए। अनएक्सपेक्टेड डिमांड होता है फंड्स का एक्सीड कर सकता है ये बैंक के अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ, और रिस्क जो है वो आता है दोनों से, डिपॉजिट विड्रॉल्स और जो होते हैं बैलेंस शीट की एक्टिविटीज़। और इम्पॉर्टेंस है ज़ाहिर बात है मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करना सफिशेंट जो है वो लिक्विड एसेट्स। क्रेडिट रिस्क की अगर हम बात करते हैं, रिस्क जो कि ये कि बोरोअर जो है वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा उनके लॉन्स के ऊपर, यानी कि बोरोअर जो है वो क्या करेंगे, रीपे नहीं कर सकेंगे। ये रिस्क है, वो बोरोअर रीपे नहीं कर सकेंगे। मिटिगेशन जो स्ट्रेटजीज़ हैं इसको रोकने की, अगर हम कह सकें स्ट्रेटजीज़ या इसका मुकाबला करने की, वो एक डाइवर्सिफिकेशन की जाए और क्रेडिट रिस्क एनालिसिस किया जाए। लेकिन ये एक्नॉलेज रखा जाए, याद रखें कि डाइवर्सिफिकेशन चैलेंजिंग भी हो सकता है स्पेशलाइज्ड लेंडर के लिए। इंटरेस्ट रेट रिस्क की अगर हम बात करें ये आता है मिसमैच होने से, जो मेच्योरिटीज़ होती है बैंक एसेट्स की लॉन्ग टर्म, और जो लाइबिलिटीज़ होती हैं शॉर्ट टर्म। जो फ्लक्चुएशन होती है इंटरेस्ट रेट में, वो जो है असर कर सकती है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, जब टाइमिंग जो है इंटरेस्ट रिसीव की और जो इंटरेस्ट पेड है वो अलाइन ना करे। ट्रेडिंग रिस्क आता है। बैंक जो है आज वो हायर करता है ट्रेडर ताकि एक्टिवली बाय करे और सेल करे सिक्योरिटीज़, लॉन्स और डेरिवेटिव्स यूज़ करते हुए पोर्शन जो है बैंक के कैपिटल का, इस होप के साथ कि वो कर सके एडिशनल जो है वो प्रॉफिट। ग्लोबलाइजेशन ऑफ बैंकिंग की हम बात करें तो इंक्रीजिंग जो इंटरकनेक्टेडनेस है ग्लोबल फाइनेंसिंग का इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से, और ये शुरू होता है, ये देखते हैं हम लेट 20वीं सेंचुरी के अंदर, और उसी से नीड होती है इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस की। इंश्योरेंस कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो
इनका ओरिजिन जो है वो ट्रेस किया जा सकता है। मैरीटाइम जो वॉयेजेस हैं और जो बेसिक प्रिंसिपल है इंश्योरेंस कवर के कलेक्ट करना, प्रीमियम एक्सचेंज में जो है प्रॉमिस करने के लिए कंपनसेशन जो है कवर्ड इवेंट्स के लिए, और ये प्रोवाइड करता है होम ओनर्स। अब यहाँ पर आपको जो है वो होम ओनर की जो है वो एक तरह से बताया जा रहा है कि होम ओनर्स जो है वो पे करता है प्रीमियम जो है उस इस प्रॉमिस के बदले में कि अगर उसका घर जल जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी रीबिल्ड करने के लिए। सो जो टाइप्स है लाइफ इंश्योरेंस की, इसके अंदर जो है वो टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आता है कि जो कि पे करता है बेनिफिशरीज को जो है वो इंश्योर्ड डेथ के ऊपर, और ग्रुप इंश्योरेंस टिपिकली ऑफर्ड करते हैं एम्प्लॉयज़ के थ्रू। ग्रुप इंश्योरेंस जो है वो हासिल किया जाता है एम्प्लॉयज़ के थ्रू। होल लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, एक कॉम्बिनेशन है टर्म लाइफ इंश्योरेंस और सेविंग अकाउंट्स का। इसमें जो फिक्स प्रीमियम पेमेंट होती है पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू, प्रोवाइड करता है फिक्स बेनिफिट्स जो है डेथ के ऊपर, और इंट्रोड्यूस करता है सेविंग कंपोनेंट जो है इंश्योरेंस टाइप की। सिक्योरिटीज़ फर्म्स होती हैं जैसे कि ब्रोकरेज है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, और उनका रोल है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के तौर पे फैसिलिटेट करती है ये फ्लो ऑफ फंड्स जो है सेवर्स और बोरोवर्स के दरमियान। सो कंटिन्यू है। सो बैंकिंग इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो की प्लेयर होते हैं कैपिटल मार्केट में, हेल्प करते हैं फर्म्स को कि वो फंड्स हासिल कर सकें अंडर राइटिंग सर्विसेज के ज़रिए इशू करते हुए न्यू स्टॉक्स और जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। फाइनेंस कंपनीज की हम बात करें सो ये रेज करती हैं कैपिटल इशू करते हुए कमर्शियल पेपर और सिक्योरिटी प्रोवाइड करें लोन्स इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेशन को, और ये उनका रोल जो है कंज्यूमर और बिजनेस लैंडिंग के अंदर होता है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटरप्राइजेस की हम बात करें, गवर्नमेंट जो है वो की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लोन्स गारंटीज़ के ज़रिए और चार्टरिंग करना, स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट किया जाए स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी, ऐसा भी होता है। बैंकिंग क्राइसिस की अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग क्राइसिस जो वो रिकरिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं और इनहेरेंट स्टेबिलिटी होती है, ज़ाहिर बात है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, हिस्ट्री अगर हम देखें तो वो भरी पड़ी है इस तरह की चीज़ों से। सोर्सेस और जो कॉन्सिक्वेंसेस है रन पैनिक्स और क्राइसिस की, इसकी हम अगर बात करें सो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी के अंदर अपॉर्चुनिटी जो है वो सक्सेस होने की वो अपॉर्चुनिटी टू फेल भी होती है, और बैंक जो है वो सर्व करते हैं कुछ एसेंशियल फंक्शंस जो है वो इकोनॉमी के अंदर। सो गवर्नमेंट सेफ्टी नेट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्टर उसमें जो है क्या क्या आ जाते हैं कि प्रोटेक्ट करना इन्वेस्टर्स को, प्रोटेक्ट करना बैंक कस्टमर को मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन से, इंश्योर करना स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम की। अब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं सो एक स्मॉल इन्वेस्टर अक्सर जो है वो लैक करता है एक्सपर्टीज़ के एक्सेस करे, साउंडनेस जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, गवर्नमेंट रेगुलेशन और ओवरसाइट जो है नेसेसरी होता है सेफ गार्ड करने के लिए इन्वेस्टर्स जो है मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड के अगेंस्ट। और उसके बाद है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि जो मोनोपोलीज़ होती हैं, मोनोपोली बन जाती है कि एक ही फर्म जो है वो प्रोड्यूस करे सारी चीज़ें, इसको रोका रोका जाए। सो गवर्नमेंट इंटरवेन करती है ताकि मोनोपोली को रोके बैंकिंग इंडस्ट्री में, वरना तो बैंकिंग में भी इसी तरह हो जाएगा जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी का होता है कि एक ही फर्म है, तो बैंकिंग में भी सपोज़ करें अगर एक ही बैंक हो तो लोगों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा कि उसी बैंक के पास ही जाना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है ताकि मोनोपोली को रोका जाए बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, और कस्टमर को जो है वो महफूज किया जाता है अनफेयर प्राइसिंग से, और इंश्योर किया जाता है हेल्थी कंपटीशन भी। स्टेबिलिटी होती है फाइनेंशियल सिस्टम की भी, इनहेरेंट जो है वो ज़ाहिर बात है इंस्टेबिलिटी होती है फाइनेंशियल सिस्टम की, लिक्विडिटी रिस्क की वजह से भी और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से भी, और इंटरकनेक्टेडनेस होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर फेलियर जो है एक का ट्रिगर कर सकता है सिस्टमेटिक रिस्क भी। यूनिक रोल होता है डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस का। सो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन रिसीव करते हैं सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी जो है वो अटेंशन, और उनका जो सेंट्रल रोल है इकोनॉमी के अंदर, और यूनिक वल्नरेबिलिटी होती है रिस्क की, जैसे कि बैंक रन जो है। सो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट रिसीव करते हैं डिसअप्रोपोर्शनेट अमाउंट जो है अटेंशन जो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स की तरफ से, क्योंकि ये सेंट्रल रोल इकोनॉमी में प्ले करते हैं और फेस करते हैं
यूनिक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भी। सो गवर्नमेंट एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की हम बात करें, सो जो क्रिटिकल रोल है गवर्नमेंट का वो है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, प्रोवाइड करती है ये लिक्विडिटी जो है सॉल्वेंट बैंक्स को उनके फाइनेंशियल क्राइसिस के दरमियान, ताकि पैनिक को रोका जाए और जो कंटेजन है उसको भी। सो प्रॉब्लम जो कि क्रिएट होते हैं गवर्नमेंट सेफ्टी नेट की तरफ से अगर हम इनको देखें, सो मॉरल हैज़ार्ड जो है वो क्रिएट किया गवर्नमेंट सेफ्टी नेट्स ने। ये जो प्रोटेक्टेड होते हैं डिपॉजिटर, जो हो सकता है वो मॉनिटर ना करें बैंक्स को केयरफुली, और बैंक जो है वो लेते हैं एक्सेसिव रिस्क। रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, सो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी जो है होती हैं ताकि मिटिगेट किया जाए रिस्क एसोसिएट जो कि होता है सेफ्टी नेट के साथ। सो रेगुलेशन की जाती है, सुपरविजन होती है, और जो रोल है सेंट्रल बैंक का जो कि स्टेट बैंक है। एसेट होल्डिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड मिनिमम कैपिटल की हम बात करें, सो रिक्वायरमेंट्स होती है। सिंपलेस्ट तरीका जो होता है रोकने का बैंकर्स को एक्सप्लॉइट करने से उनका सेफ्टी नेट, वो ये कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए बैंक की बैलेंस शीट को, और उसको किया जा सकता है रिस्ट्रिक्शंस जो है काइंड ऑफ एसेट्स के ज़रिए बैंक जो कि होल्ड कर सकता है, रिक्वायरमेंट जो कि वो मेंटेन करते हैं मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल। सुपरविजन और एग्जामिनेशन की हम बात करें, सो गवर्नमेंट का ओवरसाइट प्रोसेस होता है, सुपरविजन होती है मॉनिटरिंग के ज़रिए और इंस्पेक्शन के ज़रिए, जिसमें कंटिन्यूस एग्जामिनेशन होती है लार्ज इंस्टीट्यूशन की। गवर्नमेंट बैंक्स की हम बात करें, सो जो हिस्टोरिकल ओरिजिन है सेंट्रल बैंक का एज ए इंस्टीट्यूट क्रिएट करने के लिए फाइनेंस क्रिएट किया गया कि फाइनेंस करे गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी, स्पेशली वॉर। सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, ज़ाहिर बात है। जो स्टेट बैंक है वो किसका बैंक है, वो पब्लिक को तो नॉर्मली तौर पे सर्विस नहीं देता, कुछ चीज़ों में दे भी देता है, लेकिन मेन जो उसका ज़ाहिर बात है जो मेन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो तो गवर्नमेंट को कर रहा है। ओरिजिनली तौर पे ये रूलर्स की तरफ से बनाया गया ताकि वार को फाइनेंस किया जा सके, क्योंकि जब जंग वगैरह होती है तो गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, वो स्टेट बैंक सेंट्रल बैंक से ही मिलेगा। बैंकर्स बैंक की हम बात करें, सो जो कोर फंक्शन है सेंट्रल बैंक का वो क्या है, प्रोवाइड करना लिक्विडिटी जो है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, और मैनेज करना पेमेंट जो सिस्टम्स है। उसके बाद स्टेबिलिटी द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक। प्राइमरी गोल जो होता है सेंट्रल बैंक का वो ये होता है मेंटेन स्टेबिलिटी करना इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम में रिड्यूस करते हुए वॉलेटिलिटी। और लो स्टेबल इनकम की हम बात करते हैं तो ये कि जो इंपॉर्टेंस है प्राइस स्टेबिलिटी की, लो स्टेबल इन्फॉर्मेशन, वो ये एज अ की ऑब्जेक्टिव है बहुत से सेंट्रल बैंक के लिए, क्योंकि ये प्रिजर्व करता है वैल्यू ऑफ मनी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।